सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की आधारशिला ये कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला रखी गई है और ऐसा कहा जा रहा है ये 2025 तक बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो मंदिर है कंबोडिया में जो अंकोरवाट का शिव मंदिर है और तमिलनाडु के मदुरै में जो मीनाक्षी मंदिर है उससे ये प्रेरित है। इसे बनाने में कितने रुपये खर्च होंगे? तो 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी लंबाई है 280 फीट और चौड़ाई है 540 फीट और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होगा जिसका निर्माण महाबलीपुरम में हो रहा है। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको और बताऊं वो ध्यान रखना। जैसे कि एक तो कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है आप जानते हो, जहां पे अंबुबाची का मेला लगता है, असम में है। उसी तरह से सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल में मिलेगा और यहाँ पे मकर विलक्कू त्योहार लगता है। बृहदेश्वर मंदिर ये आपको तमिलनाडु के तंजावुर में मिलेगा जिसे बिग टेम्पल भी कहते हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं ये आपको उड़ीसा में मिलेगा और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने। वैसे बात यहाँ पे बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना है और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको पता है अभी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब हमारा जो ई रूपी है उसका उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना था? पटना नगर निगम। अभी बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, उसका नाम है मौसम बिहार। और अभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन काम पे शुरू किया गया बिहार में। थावे महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है। अभी बिहार के मरचा चावल को GI टैग मिला था और बिहार की एक लोक गायिका है, फोक सिंगर है मैथिली ठाकुर। इन्हें बिहार खाद्य हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर लिटरेसी रेट आपको बिहार में मिलेगी 61.8%। सबसे ज्यादा तो केरल में है 94%। आपको बताया देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहां पे किया गया? गया बिहार में। अभी बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया था रोहित कुमार को। देखो बिहार में 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोधगया का महाबोधि मंदिर। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में मिलेगा जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिलेगा। और बिहार दिवस किस दिन मनाते हैं हम? जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को ही। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी पहले ACC अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो आंसर होगा भारत। तो ACC अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की बात कर रहे हैं और पहली बार इसका आयोजन हुआ, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ पे हुआ पहले ये बात करें तो ये हांगकांग में हुआ। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो फाइनल खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच में और इसे भारत ने जीत लिया और उप विजेता रहा बांग्लादेश। इसमें भारत की कप्तान कौन रही? श्वेता सहरावत। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया श्रेयांका पाटिल को। तो ये ध्यान रखना। वैसे मैं आपको याद दिलाऊं, अभी पहली बार महिलाओं का IPL हुआ था, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था और विजेता रही मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। किसे हराया मुंबई इंडियंस ने? दिल्ली कैपिटल्स को। आपको याद होगा इसी तरह से अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था पहली बार। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। उसको भारत ने ही जीता था, इंग्लैंड को हराया था उसमें। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान किसे चुना गया था? तो आंसर होगा सुषमा पटेल को। और वैसे अभी पुरुषों का जो IPL था वो इस बार इसका 16वां संस्करण था जो भारत में हुआ और उसको जीता चेन्नई सुपर किंग ने। 5वीं बार जीत लिया, मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। किसे हराया? गुजरात टाइटंस को। और इसमें ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को और पर्पल कैप, देखो ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है। तो पर्पल कैप किसे मिली? मोहम्मद शमी को। अभी रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा के। और अभी ईरानी ट्रॉफी जीती थी शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा के। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने आग्नेयास्त्र वन अभ्यास का आयोजन किया। कहां पे? पूर्वी लद्दाख में। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन भी किया था। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन किया था अरब सागर में। उसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो इसी साल बात कर रहा हूं, इसी साल की, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था। और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था। और भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया था। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको वो एक्सरसाइज रिवाइज कराई है जो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में की है 2023 में। वैसे जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है, इस साल जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भारत ने किसी और देशों के साथ की वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं 2-3 प्रश्न। आप ये बताओ, अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इसी साल हमने किसके साथ की थी और कहां पे? और अभी एकता नाम की एक्सरसाइज हमने किसके साथ की थी? ये बता दो, बस 2 प्रश्न। बाकी मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नेवल चीफ हमारे R हरि कुमार है। और आर्मी चीफ है मनोज पांडे। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना को मंजूरी दी है? तो ये दोनों योजनाएं अभी उड़ीसा ने शुरू की है। देखो, पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की, जिसका उद्देश्य क्या है? जो किशोर लड़कियां हैं, मतलब जिनकी उम्र 15 से लेकर 19 वर्ष तक है, उनके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, तो उन सभी में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और अभी इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 3,354.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ साथ अभी उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के पुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने के लिए अभी 3 साल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विरासत के विकास के लिए ये अबाधा योजना को मंजूरी दी है। और इसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए फंड भी पास कर दिए हैं। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर मिलेगा, जिसे किसने बनवाया था? सोम राजवंश ने। भुवनेश्वर, यहीं पे कलिंगा स्टेडियम आपको मिलेगा, याद रखना। और अभी आपको याद हो तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का आयोजन ये हुआ था भुवनेश्वर में। आप बताओ, इस इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप को किसने जीता और किसे हरा के जीता? और RBI ने ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां पे स्थापित किया? भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस एकेडमी खोली जाएगी भुवनेश्वर में। और देश का पहला फायर पार्क भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। हीराकुड डैम जो सबसे लंबा डैम है, ये आपको यहाँ मिलेगा, महानदी पर मिलेगा। और यहीं पे आपको अब्दुल कलाम द्वीप मिलेगा, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। और भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज आपकी उड़िया है। यहाँ से का शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य। और हमने कई बार पढ़ा है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा टेम्पल कहा जाता है, वो आपको यहीं मिलेगा। अच्छा, इसे हम ब्लैक पेगोडा टेम्पल कहते हैं ना, उसी तरह से एक व्हाइट पेगोडा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है व्हाइट पेगोडा? जगन्नाथ मंदिर को। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से आपको याद आएगा, इसे पंजाब ने अपना स्टेट फेस्टिवल बनाया था। अभी वैसे उड़ीसा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, 15वां संस्करण था। उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया, यहाँ पे हुआ था ये। इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा के। अभी जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की हमने बात की थी, उसमें टॉप पे तो मध्य प्रदेश था, लेकिन जिला श्रेणी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। और गंजम जिला आपने जरूर सुना होगा, यह भी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। और 2022 में नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार भी मिला था इसको। वैसे आपको भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर भी मिलेगा। अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था, तो ये न्यूज में था। और उड़ीसा में मो घर योजना चलती है, मो बस योजना है, मो परिवार योजना होगी। मतलब कोई भी योजना के अगर मो लग जाएगा ना आगे, तो वो उड़ीसा की है, ऐसे याद रख लो।
बाकी आप ये और देख लो, इसे चिल्का लेक कहते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा भी इसी को मिला था 1981 में। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। और गाइस, सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें। अभी तक नहीं करा वीडियो को तो लाइक कर दें, लास्ट का इंतजार न करें क्योंकि आप भूल जाते हो, मेन बात यह है। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में प्लीज वीडियो को लिंक को शेयर जरूर कर देना, है ना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना देता हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहां पे ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की गई? तो आंसर होगा राजस्थान। तो यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसे राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। क्या उद्देश्य है इसका? तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ने वाली छात्राएं जो हैं, उन्हें अपने घर से कॉलेज वगैरह जाने में अगर वो बस करती हैं तो बस का किराया देना पड़ता है। तो अब वो किराया उनको नहीं देना, उनकी जगह सरकार देगी वो किराया। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने में जो भी किराया लगता है वो सरकार देगी। मतलब सरकार ने तय कर दिया 10 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगी तो 20 रुपये प्रति दिन का किराया सरकार देगी। पर उसमें भी सरकार ने शर्त रख दी है कि आपकी कॉलेज में अटेंडेंस 75% होनी ही चाहिए, अन्यथा किराया आप खुद देंगे। तो ये तो बिल्कुल वही बात होगी जैसे कि पेरेंट्स नहीं करते बच्चों के साथ, बेटा 75% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। तो इन्होंने भी कह दिया 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो आप तो सिंपल याद रखना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम को शुरू किया राजस्थान ने। और क्या है ये मैंने आपको बता दिया, छात्राओं के लिए है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की थी। कौन सी योजना है वो? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने भी एक योजना शुरू की थी, उस योजना का नाम आप लोग बताएंगे। वैसे यहाँ पे बस के किराए से एक योजना मुझे और याद आ रही है, नारी को नमन योजना। इसमें राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट दी जाती है। ये भी बता दो किस राज्य ने शुरू की थी। तो इस प्रश्न में 2 होमवर्क प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए हैं, उत्तर दीजिए आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसकी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट है और तीसरे पे मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है ये 8वें स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला है और ये एक रिकॉर्ड है, यानी कि ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये 200वां मैच किसके खिलाफ खेला उन्होंने? आइसलैंड के खिलाफ। वैसे आपको बता दूं, विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी भी यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे नंबर पे आते हैं अली देई जो कि ईरान के हैं, जो पहले खेलते थे अब नहीं खेलते। और तीसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं और चौथे पे भारत के सुनील छेत्री हैं। अच्छा, आपको याद है अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? लियोनेल मेसी को। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को। क्यों मिला था बता सकते हो ना? अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, जो कि 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था लाइव, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और उसमें लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था। वैसे अगला जो होगा फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये 2026 में होगा। कहाँ? 3 देशों में होगा, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। वैसे आपको याद है अभी भारत में भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप हुआ था। तो वैसे तो ये प्रश्न भी याद रखना, ऐसे भी आ जाए तो एकदम चौंक न जाना कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो कप है इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है।
और अभी 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना में हुआ, उसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा के। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और उसका शुभंकर है तजुनी जो कि एक पेंगुइन है। और अभी आप जानते हो संतोष ट्रॉफी जो कि 76 नंबर की हुई थी, अभी कर्नाटक ने जीता उसे मेघालय को हरा के। फुटबॉल की बात है तो फीफा की बात जरूर होनी चाहिए। स्थापना होती 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे दिया? तो आंसर होगा सिंगापुर एयरलाइन। तो अभी स्काई ट्रैक्स ने 2023 के लिए वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स प्रदान किए हैं। तो इसमें देखो एविएशन यानी कि विमानन का ऑस्कर अवार्ड मिला है सिंगापुर एयरलाइन को। मतलब ये विश्व की बेस्ट एविएशन कंपनी है जिसे मिला है दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार, जिसे एविएशन यानी कि विमानन का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। सिंगापुर एयरलाइन को मिला है। और बेस्ट रीजनल एयरलाइन का अवार्ड मिला है, यानी कि अपने क्षेत्र में जो बेस्ट रही है, ये बैंकॉक एयरलाइन को। और मिनिमम कॉस्ट यानी कि सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में एयर एशिया टॉप पर रही है। चलो यूं बताओ, अभी स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा एयर एशिया। और यूं बताओ कि अभी किस एयरलाइन को 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार मिला था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की एतिहाद एयरलाइन को। और बताओ अभी किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया था? तो दुबई की एमिरात्स एयरलाइन ने, और इस रोबोट का नाम है सारा। वैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये कर्नाटक में है। और आप जानते हो जो गोवा का मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और अभी इसी हवाई अड्डे ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता था। इसी साल की बात है, ये पुरानी नहीं है। वैसे सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पर रख दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डे किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। और वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और इनके पास एक और मंत्रालय है, स्टील मंत्रालय। ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 जून को। तो हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और थीम क्या रही? हाइड्रोग्राफी महासागर के डिजिटल ट्विन को रेखांकित करना, यानी कि हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। और आपको पता है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आज मैं तो रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि लगातार कई दिनों से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो आप ये बताओ, अभी वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया? और अभी अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये कब मनाया? ये 2 प्रश्नों के उत्तर दे दो, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इसका आयोजन किया गया अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और देखो नाम से क्लियर है, इंडस एक्स यानी कि इंडिया और यूएसए अमेरिका इनके बीच हुआ। ये फुल फॉर्म होती है इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो इस पहल का उद्देश्य है क्या? तो भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 127। फिर आपसे पूछा अभी किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, WHO के डायरेक्टर जनरल है ये। फिर आपसे पूछा अभी जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो यूरोप आंसर है। फिर आपसे पूछा अभी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया? 23 जून को। फिर आपसे पूछा एक चीनी कंपनी अलीबाबा, इसके नए CEO कौन बने? एडी वू।
फिर आपसे पूछा भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। फिर आपसे पूछा इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नाम की बुक को किसने लिखा? अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। फिर आपसे पूछा अभी DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक OM इसका निर्माण किसने किया? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने। और फिर पूछा कि हुरुन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी किसने नॉलेज शेयरिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। एक बार फिर याद दिलाऊंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सी बनी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में ठाणे जिले का भिवंडी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।